आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जिसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनके बारे में यदि हमारा बेसिक कंप्लीट है तो इसका मतलब आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमारे पास एक राशि की जरूरत पड़ेगी जिसे कि हम सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं। एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया। हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रफल और सदिश क्षेत्रफल दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सतह है और ये जो सतह है इस बोर्ड के ऊपर जितना स्थान घेरती है वही क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास ये जो डायग्राम है उस डायग्राम की लंबाई मान लीजिए कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस आकृति का जो एरिया होगा वो एरिया हमारे पास में होगा 10 × 15, हमारे पास में आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका एरिया। तो यहाँ पर हमने बात की क्षेत्रफल और कक्षा 10 में हमने काफ़ी अध्ययन किया है। बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, गोले का, वर्त का, काफ़ी क्षेत्रफल हमने ज्ञात किए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है सदिश क्षेत्रफल। तो जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की, तो एरिया में सिर्फ यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात किया जाता है, यानी उसका परिमाण ज्ञात किया जाता है। जैसे इस आकृति का परिमाण कितना मिला हमारे को, 150। तो पूरी क्लास को यदि आप कंप्लीट देखोगे तो आज का टॉपिक आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और सभी फ्लक्स से रिलेटेड जितना भी बेसिक होगा वो आज की क्लास में आपको मिलेगा। देखिए, एरिया जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और इस समय इसका जो एरिया मिल रहा है वो कितना आ रहा है, 150। यहाँ पर बात करें हम एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर जो होगा, यहाँ पर बात हमारे पास सदिश की चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिश में यदि हम बात करेंगे तो हमें वहाँ पर मैग्नीट्यूड और साथ में वहाँ पर डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो हमारे को मिल जाता है कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सदिश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, यही पॉइंट हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर किसी भी सतह का जो एरिया वेक्टर होगा या सदिश क्षेत्रफल होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पृष्ठ है वो मान लीजिए इस प्रकार से है। तो ये तो हो गया इसका सरफेस, ये क्या हो गया इसका सरफेस, और इस सरफेस के लंबवत जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास में आ जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो लंबवत की अगर हम बात करें तो लंबवत डायरेक्शन होगी इस प्रकार से, जिस प्रकार से मार्कर की डायरेक्शन आ रही है, यानी तल के लंबवत। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तल के जो लंबवत जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं वो इसी तरफ थोड़ी आ सकती है, वो तो हमारे पास इस प्रकार से भी हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सरफेस की लंबवत जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से भी हो सकती है और इस प्रकार से भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास दो तरफ हो सकती है, या तो तल के लंबवत बाहर की ओर या तल के लंबवत भीतर की ओर। अगर सरफेस आपके इस प्रकार से लेते हैं तो डायरेक्शन नीचे ऊपर इस प्रकार से आएगी हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का उपयोग होगा। जबकि एरिया की हम बात करते हैं तो एरिया जो है वो एक अदिश राशि होता है और उसमें हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, उसके मैग्नीट्यूड की। तो एरिया जो है वो ये वाला है, इसकी सतह, यानी ये वाला जो तल है ये इसका एरिया, और एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है ना। तो ए वेक्टर आएगा बाहर की ओर या जाएगा इसके अंदर की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डायरेक्शन में इस प्रकार से दर्शा सकता हूँ, ए वेक्टर की। इस पूरी आकृति का एरिया तो हो गया ए और इसका एरिया वेक्टर हो गया ए वेक्टर, जो कि हो गया हमारे पास तल के लंबवत बाहर की ओर।
या वो हो सकता है इसके भीतर की ओर यानी पीछे की ओर। तो दोनों तरफ ये डायरेक्शन इसकी हो सकती है। तो हमें कौन सी तरफ वाला ए वेक्टर लेना है वो पॉइंट के अनुसार अब आपको पता चल जाएगा कि हमें बाहर वाला ए वेक्टर लेना है या पीछे वाला, ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला। हमारे पास फोकस ये करना है कि कोई भी सरफेस यदि हमें दिया गया है तो हमें ए वेक्टर निकालना आना चाहिए कि ए वेक्टर किधर की ओर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सतह थी और वो सतह इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई सतह रखी हुई है। तो इस प्रकार की जो संरचना है, तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाऊं, ये हमारे पास कोई सतह है। तो इसका मतलब ये जो पृष्ठ यहाँ पर रखा हुआ है ये इस प्रकार से रखा हुआ है। जैसे किसी नोटबुक को लें तो वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपके पास देखो एरिया तो ये वाला हथेली वाला हिस्सा बन गया, एक पृष्ठ आपकी इधर भी बनता है, तो एरिया तो इसका ये वाला ये होगा। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी या मेरी तरफ होगी। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन का पता लगाना आना चाहिए कि ए वेक्टर की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी जब आपको कोई पृष्ठ दिया गया हो। तो ए वेक्टर आपके इस तरफ, और जबकि ये पूरी सतह का क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ये हो जाएगा इसकी दूसरी तरफ की डायरेक्शन ए वेक्टर। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपकी जो सतह है वो इस प्रकार से है या जो पृष्ठ ले रखा है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से रखी हुई है, आप यहाँ पर बनाए। यह आपकी जो सीट यहाँ पर रखी हुई है, इसका मतलब ये इस प्रकार से रखी हुई है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके सीट रखी हुई है। तो एरिया तो आपकी हो जाएगा ये वाला इस प्रकार से, जबकि ए वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो तल के लंबवत ऊपर की ओर या तल के लंबवत नीचे की ओर। तो ए वेक्टर आपके होगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर, दोनों तरफ की स्थितियां यहाँ पर संभव हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए वेक्टर चल रहा था वो इस प्रकार से था, बिल्कुल लंबवत। यदि मान लीजिए कि इस सरफेस को मैं थोड़ा इस प्रकार से कर देता हूँ, तो अब आप देखिए ए वेक्टर जो है बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, ए वेक्टर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सरफेस जो है वो आपके इस प्रकार से स्थित है, ये थोड़ा तिरछा है, तो इसका मतलब ए वेक्टर जो होगा वो इस प्रकार से, इस दिशा में और इस दिशा में। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ संरचनाएं हो जाती हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो अब दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये जो सरफेस हमने लिया है ये वाला है, इसका एरिया ए है और ए वेक्टर इस प्रकार से है। यहाँ पर सदिश और सदिश का परिमाण दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए यानी किसी भी सदिश की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमें एक सदिश का उपयोग करते हैं जिसे कि हम एकांक सदिश कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है उसी डायरेक्शन में आपका मेन सदिश होता है। तो यहाँ पर मैं एकांक सदिश एन कैप मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप की डायरेक्शन होगी उस सरफेस के तल के लंबवत, यानी हमारे पास एन कैप इसी तरफ था, इस कारण से ही ए वेक्टर की साइड भी इसी तरफ होगी। एन कैप इसके नीचे की ओर भी हो सकता है यानी इसके पीछे की ओर, तो ए वेक्टर भी किधर होगा, आपके पीछे की ओर। और एन कैप की परिभाषा हम जानते हैं सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए और एन कैप। एन कैप क्या है, सदिश ए वेक्टर का एकांक सदिश होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन अक्ष मैंने यहाँ पर बनाई, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो इन तीन अक्षों में यहाँ पर जो मैं सरफेस ले रहा हूँ यानी जो पृष्ठ ले रहा हूँ उसको मैं अलग अलग स्थितियों में व्यवस्थित करता हूँ, और जिससे हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो फाइनल किस तरफ होगी। तो सबसे पहले माना कि हमने एक सरफेस लिया है और वो सरफेस जो है वो हमने एक्स वाई तल में रखा है। तो जैसे मान लीजिए नोटबुक है और इस नोटबुक को इस प्रकार से रखा गया है। तो जब इसको इस प्रकार से रखा जाएगा तो इसका मतलब ये एक्स वाई तल में काम कर रहा है। तो जब एक्स वाई तल में काम करेगा तो जो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बाहर की ओर, और बाहर की ओर कौन सी अक्ष हो रही है आपके पास, जेड अक्ष। क्लियर है, इसका मतलब ये संरचना इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर ये
पृष्ठ इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से ये इस तल में स्थित है। और यहाँ पर मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप ये बताइए कि इसका जो एरिया आएगा वो एरिया कितना होगा 5 × 5। मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर था, तो यहाँ पर इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया तो हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इसके तल के लंबवत, या तो बाहर की ओर या भीतर की ओर। तो जब x और y तल में ये काम कर रहा है तो x y तल के लंबवत की डायरेक्शन चाहिए। तो x y तल के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होती है z अक्ष, और z अक्ष के लिए जो एकांक सदिश हम यूज करते हैं वो एकांक सदिश याद होगा, इस साइड में i कैप, j कैप और ये क्या होगा k कैप। तो ये परिभाषा देगी सदिश, सदिश का परिमाण और एकांक सदिश। तो यहाँ पर a वेक्टर कितना हो जाएगा, a वेक्टर बराबर a और k कैप। a का मान कितना निकाले आपने 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा k कैप। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सरफेस है उस सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा या वेक्टर एरिया जो होगा वो k कैप की दिशा में यानी z अक्ष की डायरेक्शन में होगा। अब आपके यहाँ a वेक्टर जो है वो पॉजिटिव z अक्ष की साइड भी हो सकता है और पीछे की ओर भी हो सकता है। तो इसका मतलब पीछे की ओर जो z अक्ष होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे -k कैप। तो यहाँ पर आ जाएगा a वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार से। यदि मान लीजिए कि जो सरफेस आपने लिया है वो सरफेस आप x y तल में नहीं रख रहे बल्कि x और z में रखा गया। अब x और z अक्ष में रखने का मतलब है कि आप सरफेस को इस प्रकार से रख रहे हो, इस साइड में हमारे पास हो जाएगी x अक्ष और z अक्ष होगी इस प्रकार से। तो ये सरफेस यहाँ पर भी हो सकता है और बोर्ड के पीछे भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से रखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ a वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। और z और x अक्ष में ये काम कर रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो अक्ष बची वो कौन सी अक्ष बची y। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इसको हम इस प्रकार से रख दें। तो जब हम इसको इस प्रकार से रखेंगे तो देखो ये तो हो गया आपके पास y अक्ष, ये कौन सी हो जाएगी आपकी z अक्ष। तो इसका मतलब आपकी a वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कौन से अक्ष पे होगी x अक्ष पर, पॉजिटिव x अक्ष और नेगेटिव x अक्ष। तो अब बनाते हैं इसका डायग्राम और इसको रखा गया है x और z तल में। ये आपकी कोई सरफेस है जिसको x और z में रखा गया है, तब हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस ओर होगी y अक्ष और -y अक्ष में। तो यदि आपके ऊपर की साइड में लेते हैं a वेक्टर, ये a वेक्टर, ये हो गया इसका एरिया। तो एक एरिया तो हो जाएगा हमारे पास a वेक्टर बराबर a और j कैप, ये वाला। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी a वेक्टर बराबर a और -j कैप। क्लियर है। यदि मान लीजिए कि हम ये जो z अक्ष ले रहे थे सरफेस हमने इसमें रखा है इस प्रकार से, तब हमारे पास डायरेक्शन होगी या तो x अक्ष में या -x अक्ष में। ये हो गया इसका एरिया। तो आपकी क्या कंडीशन हो सकती है, a वेक्टर बराबर a और i कैप x अक्ष में। दूसरी संभावना हो सकती है a वेक्टर बराबर a और -i कैप। तो हमने यहाँ पर जितने एग्जाम्पल लिए हैं उन एग्जाम्पल से हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि जो आकृति वहाँ पर बन रही है या जो सरफेस आपने रख रखा है, सबसे पहले आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो हो जाएगा उसका एरिया। और यहाँ पर हमारे पास फिर दूसरी क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम सदिश क्षेत्रफल बोल रहे हैं। वो सदिश क्षेत्रफल जो होगा एरिया प्लस डायरेक्शन दोनों से मिलके बनेगा और उसे हम सदिश क्षेत्रफल कहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना a वेक्टर और a दोनों अलग अलग बन रहे हैं हमारे पास। a में सिर्फ मैग्नीट्यूड है जबकि a वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए एक डायग्राम और बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक क्यूब की संरचना लेता हूँ यानी घन की। अब चूंकि क्यूब जो है वो तो 3D में आता है यानी उसके त्रिविमीय निर्देश तंत्र बनता है, लेकिन प्रत्येक घन के अंदर जो उसकी फलक होती है या जो सतह होती है उसके द्वारा तो एक सरफेस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सतह की, जो ये वाली सतह है आपके जैसे चौक का डिब्बा है, तो सिर्फ
इस सतह के लिए जिसको मैंने ब्लैक किया है, इस सतह के लिए ए वेक्टर जो आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी इस दिशा में, इस प्रकार से रखा है। तो ए वेक्टर आपके इस साइड में और भीतर की ओर, और ए वेक्टर आ जाएगा इस प्रकार से। अगर मैं इसके ऊपर वाली सतह की बात करता हूं तो ऊपर वाली सतह देखो ये वाली है, तो ए वेक्टर किधर, ऊपर और नीचे। नीचे वाली सतह की बात कर रहा हूं तो जो इसके आधार में रखा हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। यदि मैं इस सतह की बात करता हूं मतलब इस साइड में, तो ए वेक्टर इधर, इधर भी, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। ऊपर वाले की बात करेंगे तो ऊपर नीचे, जो आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ फ्रंट में ए वेक्टर बाहर अंदर। यहाँ पर हम ए वेक्टर की जो डायरेक्शन लेंगे वो हम आउटपुट वाले लेते हैं, यानी उससे निर्गत वाले। और भी थोड़ा सा हम कैलकुलेशन के लिए अध्ययन करेंगे, किसी नियम के लिए नहीं कि नियम के अनुसार बाहर वाली लेनी है अपने को, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर कौन सा लिया है, जो निर्गत वाली ए वेक्टर होगा उसी को हम यहाँ पर काम में लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई गोला है, लेकिन जो छोटा अल्पांश लेंगे वो छोटा अल्पांश एक प्लेन बन जाता है, तो वहाँ पर ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी तल के लंबवत बाहर की ओर और भीतर की ओर। यदि यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर अल्पांश के लिए लेंगे तो हमारे पास छोटा जो हिस्सा होगा वो एक सतह ही बन चुका होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये हमने एक तरह से यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर बात करें हम सिलेंडर की, जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर एक सिलेंडर ही है, गोलाई भी है। तो एक सतह तो बनती है इसकी ये वाले, तो अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालें यानी लंबवत हिस्सा काटें तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटे छोटे हिस्से काटें तो हमारे पास एक सर्किल बन जाएगा, यानी एक वर्त। सेम इसी प्रकार से नीचे वाली जो सतह होगी वो भी क्या होगी, एक सर्किल। तो एक सतह तो है ये वाली, एक सतह है ये, और एक सतह ये वाली जो गोल घूम रही है। तो इस गोल वाली सतह को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और इनको बोलेंगे वर्ताकार पृष्ठ। तो दो इसमें होते हैं वर्ताकार पृष्ठ, ऊपर और नीचे वाला, और ये जो गोलाई में घूम रहा है जो हाइट में है वो कहलाता है उसका वक्र पृष्ठ। और ए वेक्टर की डायरेक्शन जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसके तल के लंबवत होती है। तो यदि मैं इसके ऊपर वाले की बात करूंगा तो यहाँ ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इसकी तल के लंबवत या तो होगी ऊपर की ओर या होगी पेन के अंदर की ओर। इसकी यदि मैं बात करूंगा तो इसमें ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर या होगी पेन के अंदर। यदि मैं इस गोलाई वाले हिस्से की बात करता हूँ तो गोलाई वाले हिस्से में तो देखो घूम रहा है। यहाँ पर छोटी जगह की बात करूँगा तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इस तरफ। अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ तो इस प्रकार से। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए वेक्टर आएगा ऊपर की ओर, और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा ए वेक्टर नीचे की ओर। अब चूंकि इसमें भीतर की ओर भी होगा, इसमें भी भीतर की ओर होगा। अगर इस गोलाई वाली पृष्ठ की बात करते हैं तो ए वेक्टर आएगा इस तरफ और जस्ट भीतर की ओर। यदि यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरफ और भीतर की ओर। जब यहाँ पर ये ऐसे घूम के जा रहे हैं तो भीतर की ओर और बाहर की ओर। तो ये कुछ आकृतियाँ हमने यहाँ पर ली हैं, कुछ सरफेस हमने बनाए हैं, और उन सरफेस से हमने ये जाना है कि वहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया हमारे पास ए वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट। अब चूँकि विद्युत फ्लक्स का पूरा कंप्लीट पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन सब कुछ इसमें आपके आ चुका होगा। विद्युत फ्लक्स अब आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मेन टॉपिक था आपके एरिया वेक्टर ज्ञात करना। और अब हमारे पास विद्युत फ्लक्स रियल में होता क्या है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा सर्कस के अंदर कुछ रिंग बनी हुई होती हैं और उनके चारों तरफ आग लगी हुई होती है, और उसमें से डॉग्स को जंप करवाया जाता है। इस प्रकार से कुछ मेंबर रिंग्स को पकड़ते हैं और उनके चारों तरफ आग लगा दे देते हैं, और फिर कुछ डॉग्स को इसमें से जंप करवाते हैं। मान लीजिए खूब सारे डॉग्स हैं और वो इनमें जंप कर रहे हैं, तो इन डॉग्स के रास्ते में अगर मैं इस रिंग को नहीं रखता हूँ, सपोज कीजिए यदि जो डॉग्स जंप कर रहे हैं और यहाँ पर ये रिंग नहीं रखते हैं, तो ये जो डॉग्स होंगे वो आपके यहाँ से भी जंप कर सकते हैं, कहीं से भी जंप कर सकते हैं। तो क्या कोई एरिया फिक्स कर रखा है कि इसी में से जंप करवाना है? नहीं। अब यदि जो वो जंप कर रहे थे उनके रास्ते में यदि हम कोई एक निश्चित एरिया फिक्स कर देते हैं कि इसके अंदर से ही जंप करना है, तो कितने डॉग्स जो हैं वो वहाँ पर जंप करेंगे, उनकी जो नंबर संख्या होगी वो नंबर संख्या ही एक तरह से अपने समझने के लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स वाला टॉपिक हो जाएगा। हमारे पास डॉग्स का उदाहरण नहीं दे रहा है, सिर्फ समझने के लिए है। तो जैसे मान लीजिए 10-15 डॉग्स जो हैं वो जंप कर रहे हैं और
यहाँ पर हमने एक रिंग रख दी है और एक साथ उनको बोला गया कि एक साथ आपको जंप करना है, तो क्या यहाँ पर जो 15 डॉग्स हैं वो सभी के सभी इस रिंग्स में से जाएंगे? नहीं जाएंगे। कुछ डॉग्स जो हैं वो इस साइड में से भी निकल जाएंगे, इधर से भी निकलेंगे, और कुछ इसके अंदर से जंप करके बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने इन डॉग्स के रास्ते में एक एरिया रख दिया है, तो इस एरिया में से जितने डॉग्स निकलेंगे उनको ही एक तरह से हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। तो किसी के भी रास्ते में एक फिक्स एरिया रख दिया जाए तो उस एरिया में से गुजरने वाला जो घटना होगी वही क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। अब चूंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो विद्युत का है, विद्युत जो है इसका मतलब आवेश, आवेश का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है चारों तरफ, और उसके बीच में हमने कोई सरफेस रख दिया है, एक एरिया फिक्स कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से गुजर रही हैं, खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती हैं, तो यहाँ से उस सतह में से भी तो कुछ लाइनें से गुजरेंगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने एरिया रखा है, जो सरफेस रखा है, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होगी वो संख्या ही क्या कहलाएगी? आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जल का प्रवाह हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, ये कोई बांध बना हुआ है और इस बांध में हमारे पास पानी इधर से भी बह रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और हमने यहाँ पर कुछ होल्स बना दिए, यानी गेट बना दिए, जैसे बांध के गेट खोले जाते हैं। तो अब हमारे पास इसके मार्ग में हमने एक एरिया फिक्स कर दिया है जहाँ पर गेट बने हुए हैं, कुछ पानी इधर से भी गुजर रहा है, इधर से भी जा रहा है, और अब हमने इनको क्लोज कर रखा है। तो क्या इनमें से कोई पानी बाहर की ओर गुजरेगा? बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। यदि मान लीजिए इस गेट को ओपन कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जल के मार्ग में मैंने सिर्फ ये वाला सरफेस रखा है फिलहाल, और इस गेट को खोल दिया है, तो इसमें से पानी अब बाहर गुजरेगा। तो इस एरिया में से कितना पानी वहाँ से गुजरेगा, उस पानी की मात्रा को ही एक तरह से क्या कहेंगे? जल फ्लक्स बोलेंगे, वाटर फ्लक्स बोलेंगे। जल का प्रवाह हो रहा है, मान लीजिए किसी एरिया में से अपने हवा का प्रवाह हो तो उसे हम एयर फ्लक्स बोल सकते हैं। तो हर किसी के साथ फ्लक्स का उपयोग नहीं करना, एक तरह से जिनका एक तरह से प्रवाह होता है, गुजरती हैं, उनको क्या बोलेंगे? अपन फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर सेम वही तरीका है कि यदि जैसे पानी के रास्ते में हमने कोई सरफेस रखा तो उस सरफेस में से कितना पानी गुजर रहा है तो उसे कहेंगे हम जल का प्रवाह या जल का फ्लक्स कहेंगे। तो सेम इसी प्रकार से अब पानी की तरह ही मान लीजिए कि हमारे पास कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो समरूप विद्युत क्षेत्र की भी हो सकती हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र की भी हो सकती हैं। अब यदि इसके मार्ग में कोई सरफेस रख दिया जाता है, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने एक रिंग ही रख दी है, इस प्रकार से एक रिंग रख दी है, ये इस प्रकार से सतह, तो अब हमारे पास इस रिंग में से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, इस रिंग में से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, उन रेखाओं की जो टोटल संख्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो संख्या ही उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस यहाँ पर हमारे पास हैं। तो यहाँ पर ये 10 लाइंस जो हैं उनमें से कितनी लाइंस जो हैं उस एरिया में से होकर हुई गुजर रही है, उस सरफेस से गुजर रही है। तो यहाँ से देखिए ये इसके ऊपर से ही गुजर रही है, अंदर नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लाइंस हैं? यहाँ से 6 लाइन गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 6 होगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जब बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आवेश की मात्रा बढ़ाई गई है, जिससे विद्युत क्षेत्र बढ़ा है। विद्युत क्षेत्र बढ़ने से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बढ़ी हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता बढ़ेगी तो इसका मतलब वहाँ पर रेखाएं पास पास आ जाएंगी, और जब पास पास आएंगी तो इसका मतलब वो ज़्यादा रेखाएं जो होंगी वो इसमें से गुजरेंगी। यहाँ पर देखिए जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता बढ़ी है
इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मात्रा बढ़ेगी, और फील्ड लाइंस की यदि मात्रा बढ़ती है तो उस निश्चित एरिया में से गुजरने वाले लाइंस की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। और जैसे ही लाइंस की संख्या में वृद्धि होती है तो इसका मतलब वहाँ फ्लक्स में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और विद्युत फ्लक्स को प्यारे विद्यार्थियों दर्शाया जाता है किससे, फाई से। अब चूंकि विद्युत फ्लक्स भी होता है और आगे चल के हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे, तो इस कारण से यहाँ पर सिंबल साथ में लगा दिया जाता है ई का, यानी विद्युत फ्लक्स। और आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम दर्शा देंगे फाई बी से, यानी चुंबकीय फ्लक्स। तो बी सिंबल रहेगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए और ई सिंबल रहेगा आपके विद्युत क्षेत्र के लिए। क्लियर? तो क्या अर्थ समझा हमने इसमें कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। इसमें भी अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो सरफेस हमने यहाँ पर रख रखा है उस सरफेस को हम विद्युत क्षेत्र के क्या रखते हैं, लंबवत रखते हैं। यानी सरफेस इस प्रकार से रखा जाएगा, यानी ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ई वेक्टर की डायरेक्शन पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। या तो हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, या विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के लंबवत है। पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, यानी प्यारे विद्यार्थियों में सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, ए वेक्टर की नहीं। अगर मैं सरफेस को इस प्रकार से लेता हूँ तो इस सतह का ए वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर जा रही है, इसी तरफ आगे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी दिशा में, यानी ई वेक्टर भी इसी दिशा में, और इस सरफेस का ए वेक्टर भी इसी दिशा में। सरफेस खुद लंबवत है लेकिन ए वेक्टर जो है वो ई की डायरेक्शन में ही आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि किसी पृष्ठ को यदि विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा और सही समझ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने एक सरफेस लिया है जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से गुजर रही है जो रेड कलर में है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का एरिया होगा वो तो होगा ये ए, यानी ए तो आपके इस प्रकार से है, जबकि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, और ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी किस तरफ है, इसी तरफ है। और जैसे इस पृष्ठ का ए वेक्टर जो होगा वो भी इसी तरफ होगा। तो ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब वहां से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो इस पृष्ठ में से गुजरेंगी उन्हें ही क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इस पृष्ठ से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स यहाँ से गुजर रही हैं, तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 8 होगा। यदि अब इस सरफेस को थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया जाए तो आप थोड़ा सोचिए, फिलहाल आपके पास ये जो सरफेस है वो इस प्रकार से है और इसमें से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, 8 लाइन। यदि इस सरफेस को इस प्रकार से कर दिया जाता है विद्यार्थियों, तो ये जो 2 लाइन जो थी वो अब इनसे पृष्ठ से गुजरेंगी क्या। अब यदि ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचना, यहाँ से सरफेस हमारे पास इस प्रकार से है, तब इसमें से 8 लाइनें गुजर रही हैं। यदि मैं इस सरफेस को थोड़ा इस प्रकार से रखता हूँ, तो जब मैं इसको इस प्रकार से रखूँगा तो आप बताइए ए वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी या नहीं होगी, क्योंकि तल के लंबवत कहाँ जा रहा है, वो ऊपर की ओर। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ इस पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी। सोचिए आप थोड़ा सा यहाँ से, पहले ऐसे था तो 8 लाइन, जब ऐसे कर दिया तो अब ये बताइए ये 2 लाइनें जो हैं वो एक तरह से यहाँ से छूटेगी ना। इसी प्रकार से जब ये सीधा था तो इसका मतलब ये लाइन इसमें से गुजर रही है, सपोज करो। जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये लाइन इसके ऊपर से ही गुजर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ को यदि विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ एंगल पे रख दिया जाता है, इस समय पृष्ठ का जो एंगल है वो ई के साथ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। पृष्ठ का क्षेत्रफल 90 डिग्री है, जबकि एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, 0 डिग्री। और एक एरिया वेक्टर आपके इधर भी तो बन सकता है, ए वेक्टर इधर भी होगा। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें ए वेक्टर एक तो आउटपुट वाला यूज करना है जो सुविधा के लिए, तथा दूसरा अब आपको एरिया वेक्टर वो यूज करना है जो ई वेक्टर के साथ कम से कम कोण बनाता है। देखिए,
ई वेक्टर राइट हैंड में और ए वेक्टर भी राइट हैंड में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। तो जब दोनों समांतर होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब आपके ए वेक्टर बाएं तरफ होगा, ई वेक्टर राइट हैंड साइड में होगा, तो एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो आपकी 180 ज़्यादा या 0 ज़्यादा, 180 ज़्यादा। तो इस कारण से जो कम से कम एंगल बनाएगा वो वाली डायरेक्शन यूज करनी है। इस कारण से ए वेक्टर आपको ये वाला लेना है, ना कि ये वाला। क्लियर? अब कोई समस्या नहीं। दूसरा एक और आप सोच सकते हैं कि यदि आपके पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर आपके पास जो एरिया वेक्टर आएगा, जैसे ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, तो आपको एक एरिया वेक्टर लेना है आउटपुट वाला यानी निर्गत वाला। क्लियर? तो एक तो आपको निर्गत वाला लेना है और एक आपको ई वेक्टर के साथ कम से कम एंगल बनाए वो वाला एरिया वेक्टर काम में लेना है सुविधा के लिए। बाकी इसका कोई नियम कायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इस सरफेस का एंगल थोड़ा चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि उस एरिया में से यानी पृष्ठ को मैं इस प्रकार से रख देता हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा इस प्रकार से हो चुका है अब आपके। तो जब आपकी ए वेक्टर बनेगा ऊपर की ओर, ई जाएगा इस तरफ, तो इसमें से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी, अब कमी। और जब कमी होगी तो फाई के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स की हम परिभाषा दे रहे हैं वो परिभाषा सुनना ढंग से। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम यहाँ पर जो पृष्ठ है उसको विद्युत क्षेत्र के क्या रख रहे हैं, लंबवत। यानी ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं इसका, ये जो पूरा का पूरा एरिया जो है वो इसके लंबवत होना चाहिए। क्योंकि जब पूरा एरिया लंबवत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा गुजरेगा। यदि एंगल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी ए वेक्टर आपके पास पूरा इस प्रकार से लंबवत नहीं है, तो आपके पास कुछ रेखाएं जो होंगी वो इसमें से नहीं गुजरेंगी। जैसे ये लाइन यहाँ से गुजर रही थी, इसको थोड़ा तिरछा कर दिया तो ये ऊपर से गुजर जाएगी। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे ही रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी। तो ये पृष्ठ को स्पर्श करती हुई जा रही है, पृष्ठ के अंदर से तो नहीं जा रही है, ध्यान रखना। अगर मैं पृष्ठ को ऐसे रख देता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो ऐसे जाएंगी, इसके ऊपर से गुजरेंगी, पृष्ठ में से नहीं गुजरेंगी, अब इसके अंदर से होती हुई जाएगी। तो हमें लेना है इस पृष्ठ में से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसके ऊपर या नीचे से जाने वाले के लिए नहीं। अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो इसके टच होती हुई जाएंगी लेकिन इसके अंदर से नहीं जाएंगी। अंदर का मतलब है इस वाले एरिया को कवर करे ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पृष्ठ क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, यानी उसका एरिया जो है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर होना चाहिए। या मैं ये कहूँ कि ए वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, 0 डिग्री पर होना चाहिए। लेकिन जब किसी पृष्ठ को हम इस प्रकार से घुमा देते हैं तो यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के काम में नहीं आएगा। अब ध्यान रखना, या मैं ये कहूँ कि ए वेक्टर ई वेक्टर के साथ अब कुछ न कुछ कोण बनाता है, यानी 0 डिग्री नहीं बल्कि कुछ कोण का निर्माण करता है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। अब वीडियो पूरा जरूर देख लेना और लास्ट तक एक बार जरूर देख लेना, पूरा बेसिक पूरी डिटेल से आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। और उसके बाद भी यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसको अनलाइक कर सकते हो कि हमारे कुछ भी समझ में नहीं बेटा, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। ऐसे नहीं कि स्टार्ट किया अनलाइक किया और चले गए, पूरा समझ लिए। यदि आपको मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी का भी आपको जब अध्ययन करना है तो आप उसका पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो कंप्लीट होने पर ही निष्कर्ष बताया जा सकता है कि हाँ हमारी कंप्लीट हुआ अथवा नहीं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कंप्लीट जरूर देखना और उसके बाद ही लाइक और अनलाइक करना है। ठीक है, देखते हैं आगे का भाग। जिस कंडीशन की हम बात कर रहे थे कि पृष्ठ को थोड़ा एंगल देना है, तो वो पृष्ठ की संरचना इस प्रकार से है। तो अब ई वेक्टर जो है वो आपके राइट हैंड में ही है, लेकिन इस सतह का जो एरिया वेक्टर है वो थोड़ा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो हमेशा पृष्ठ के तल के क्या होता है, लंबवत। अगर पृष्ठ ऐसे होगा तो ये ए वेक्टर इधर, ये ऐसे है तो इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से है तो ये हमेशा इसके लंबवत ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से देखिए ए वेक्टर आपके इस तरफ है और अब आपको ई वेक्टर के अनुदिश आना चाहिए किसका मान, ए वेक्टर का। या मैं ये कहूँ कि ए जो है वो उसके लंबवत होना चाहिए और ए जो है वो उसके
पैरेलल होना चाहिए, यानी समांतर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि ए वेक्टर यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, जबकि ए वेक्टर जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी कोई सदिश राशि किसी अक्ष के साथ एंगल बनाती है तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के अनुसार वेक्टर वाले पॉइंट याद कीजिए, वहाँ पर उसका वियोजन होता है। और वियोजन में एक घटक तो आपके जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है उस तरफ आता है, और एक आता है उसके लंबवत वाली साइड में, यानी इस तरफ। तो इस तरफ जो घटक आएगा वो तो हो जाएगा ए कोस थीटा, जबकि एक घटक आ जाएगा आपके ए साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास ए साइन थीटा इस ए वेक्टर का हिस्सा है और ए कोस थीटा इसका एक दूसरा हिस्सा है। तो ए वेक्टर अब पूरा कंप्लीट काम में नहीं आ रहा, बल्कि उसके दो हिस्से हो चुके हैं। तो एक हिस्सा जो आ रहा है वो तो आ रहा है ई वेक्टर की डायरेक्शन में, जबकि एक जो उसका भाग है वो आ रहा है ई वेक्टर की डायरेक्शन के लंबवत। तो आपके पास यहाँ ई वेक्टर की डायरेक्शन में ए वेक्टर जो है वो अनुदिश होना चाहिए या लंबवत होना चाहिए? देखिए आप यहाँ से, ए वेक्टर इस तरफ था, ई वेक्टर इस तरफ था, यानी ई वेक्टर और ए वेक्टर उनके बीच में कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? 0 डिग्री का, यानी दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर ए वेक्टर नहीं बल्कि ए वेक्टर का कोई एक पार्ट काम में आ रहा है, तो वो पार्ट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? ई वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए वेक्टर पूरा खुद काम नहीं कर रहा, बल्कि ए का एक भाग जो है या उसका एक मेंबर जो है वो खुद काम कर रहा है, और वो मेंबर भी किस तरफ होना चाहिए? ई की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है या नहीं है? क्लियर है? और एक एरिया जो है, जो मान लीजिए कि ई वेक्टर आपके इस तरफ था और पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन किधर? इस तरफ। यदि मैं इस पृष्ठ को ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा फोकस करना, यदि मैं पृष्ठ को इस प्रकार से रख देता हूं तो ई वेक्टर आपके इस तरफ, और इस पृष्ठ का जो ए वेक्टर है वो किस तरफ रहेगा? इस तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है? तो अब आप ये बताइए, ए वेक्टर यदि ऊपर की ओर होगा तो क्या इस सतह में से कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो ए साइन थीटा जो है वो इसी का एक हिस्सा है, मतलब इसी का ही भाग है, मतलब ए वेक्टर का ही एक टुकड़ा है, और वो टुकड़ा जो है वो ई के लंबवत आ रहा है या उसके अनुदिश? ई ऐसे, और ए साइन थीटा कहाँ पर? आपके ऊपर की ओर। तो उस ए साइन थीटा वाले एरिया वाले भाग की वजह से क्या इस पृष्ठ में कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? क्या कोई विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। तो इस कारण से यहाँ ए साइन थीटा की वजह से कोई भी लाइन नहीं गुजरेगी। तो अब आपके पास जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कब गुजर सकती है? कि जैसे मान लो या तो आपकी जो लाइनें यहाँ पर 10-15 लाइन फिक्स कर रखी हैं वो लाइनें फिक्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइनों को यदि हम कवर करना चाहते हैं तो इसका मतलब उनके बीच में जो पृष्ठ रखेंगे उसका एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? और एरिया भी अब जो लेंगे हम वो आपके पास कौन सा घटक आ जाएगा ए वेक्टर का? ए कोस थीटा। इसका मतलब यदि हम ए कोस थीटा का मान ज़्यादा लेते हैं तो ए कोस थीटा ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? कि थीटा आपकी कम से कम होना चाहिए। तो या तो आप पृष्ठ बढ़ा लीजिए ताकि उसमें से रेखाएं ज़्यादा गुजरें। यदि आपने पृष्ठ को फिक्स कर रखा है तो आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता बढ़ा दीजिए, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ाइए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपकी कब बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। तो जब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो लाइनों की संख्या ज़्यादा होगी, और उसी पृष्ठ में से अब लाइनों की संख्या ज़्यादा गुजरेगी। जितनी ज़्यादा लाइनें गुजरेंगी इसका मतलब फ्लक्स के मान में उतने ही क्या होगी? वृद्धि। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फाई का जो मान होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? ई के, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा जैसे बढ़ेंगी यानी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ेगी तो फाई के मान में भी क्या होगी? वृद्धि। सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो फाई में वृद्धि होगी वो आपकी किसकी वजह से होगी? ए कोस थीटा के मान में यदि वृद्धि करते हैं तो भी किस में वृद्धि होगी? फाई में। दोनों को यदि हम मिला देते हैं तब हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू में हमने कितनी मान ली? 1। तो हमारे पास क्या जाएगा? ई ए कोस थीटा। तो यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा है, और ई और ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के परिमाण है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी इस कथन के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के क्या होता है? ये बराबर होता है।
तो यहाँ पर फाई का मान हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ ए वेक्टर जो है वो तो हमने इस पूरे का मान रखा है। यदि मान लो हम किसी छोटे अल्पांश की बात करते हैं तो यहाँ पर डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ जो फाई का मान निकलेगा, वो फाई का जो मान होगा वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर है वो विद्युत क्षेत्र आपके समरूप विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, असमरूप भी हो सकता है, जो आपको पहले ही बताया। यदि आपकी ये असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो कहीं से लाइनें ज़्यादा जाएंगी, कहीं से लाइन कम जाएंगी, कहीं पर लाइनों की संख्या ज़्यादा और कहीं पर लाइनों की संख्या कम। जब आपके विद्युत क्षेत्र आपके असमरूप हो तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए हम पूरे सरफेस को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिला हुआ बना मान सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया है और उस अल्पांश का जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना मान लिया, डी एस वेक्टर। यदि अल्पांश आपके बड़ी साइज में है तो आप वहाँ पर डेल्टा एस वेक्टर मान लीजिए। अल्पांश यदि आपने बिल्कुल छोटे लिए हैं तो वहाँ पर आप डी एस वेक्टर मान लीजिए, या आप डी ए वेक्टर भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ का जो सरफेस है वो तो कितना मान लिया, एस, और यहाँ पर अल्पांश का कितना हो गया, डी एस। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो घटक आएगा वो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डी एस कोस थीटा। और ई वेक्टर की डायरेक्शन वाला ही एरिया हमें चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता हमें है नहीं, क्योंकि ये ई वेक्टर के लंबवत होगा, जिस लंबवत होने के कारण यहाँ से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। तो इस कारण से हमें सिर्फ कौन से घटक की आवश्यकता होगी, डी एस कोस थीटा की, ठीक है। यहाँ पर जितना भी मैटर आपको समझाया जा रहा है वो सारा का सारा काम आपको नोट्स में कंप्लीट मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट नोट कर लेना। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि पॉइंट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार अब लैंग्वेज क्या होगी देखिए। अब चूंकि ई के बदलने से, ए के बदलने से फाई के मान में भी परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब फाई का मान हम कोई दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने कहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वही क्या होगी, फ्लक्स होगी, लेकिन जब आपकी विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो इसका मतलब नंबरों की संख्या भी बदलेगी। तो नंबरों की संख्या कैसे निकलेगी, वो निकलेगी ई के मान की वजह से। तो यहाँ पर फाई का जो मान होगा उसको हमने रिलेटेड कर दिया किससे, ई और क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो होगा, या इस पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका जो मान होगा, अब चूंकि हमने यहाँ पर अल्पांश लिया है इस कारण से फ्लक्स भी हमारे पास अल्पांश के रूप में ही आएगा। तो डी फाई ई का जो मान होगा वो आ जाएगा ई और डी एस कोस थीटा के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पर यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एस क्षेत्रफल सदिश वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब चूंकि ये हमने इस छोटे अल्पांश के लिए लिया है तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम लेते हैं तो टोटल की अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो यदि मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा यूज करते आप, यानी इस प्रकार से डेल्टा एस वेक्टर, तो जब डेल्टा यूज करते हैं तो टोटल निकालते हैं तो वहाँ पर हम समाकलन नहीं बल्कि सिग्मा का उपयोग करते हैं, सिग्मा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और यदि अल्पांश आपके अत्यल्प लिया है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डी, और डी से यदि हम टोटल ज्ञात करते हैं तो ये सिग्मा जो होता है वो अत्यल्प की स्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, समाकलन में। तो इसलिए हमारे पास टोटल फाई ई जो होगा वो हो जाएगा समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया एक तरह से, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि ये जो पृष्ठ हमने लिया है वो पृष्ठ यदि बंद पृष्ठ होता, जैसे घनाभ लिया तो बंद पृष्ठ है या नहीं है, कोई गोला लिया, कोई सिलेंडर लिया तो वहाँ पर ये बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ यदि हमारे पास हो तो संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए यदि फाई की बात करेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आपको समाकलन के ऊपर बंद का निशान लगा देना है, वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और ये किसी अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। तो क्या परिभाषा हुई, तो माना कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है जिसमें
ds वेक्टर का कोई पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है, तब इस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र सदिश तथा सदिश क्षेत्रफल अल्पांश या सदिश क्षेत्रफल अवयव या एलिमेंट के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स का टॉपिक। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब इस देखेंगे इसकी कंडीशनों के बारे में, इसकी यूनिट्स के बारे में, देखते हैं इसके आगे का भाग। तो अब ज्ञात कर लेते हैं हम इसका मात्रक, डायमेंशन फॉर्मूला, और यह एक अदिश राशि, क्योंकि अभी बताया कि आपके पास फाई जो है वो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो फाई जो होगा वो किस प्रकार की राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी। मात्रक देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राशि एक तो कौन सी, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो हम जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और ये आपके पास क्षेत्रफल वाली राशि है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास इसका जो मात्रक होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सेकंड एक मात्रक और होता है जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर ds का मात्रक है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो एक मात्रक आपके वोल्ट मीटर भी आता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप इसकी यूनिट से भी बना सकते हैं और उसके फॉर्मूले से भी। तो देखो आपके न्यूटन है, तो न्यूटन बल का होता है, तो हमारे पास m1 L1 T-2 बल का, मीटर स्क्वायर है उसका हो गया L2, ये आपके कूलम यानी आवेश का याद हो चुका होगा अब तक, तो A1 और T1 सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो हमारे पास देखिए फाइनल ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, m1 L1 T-2 L2 और A-1 T-1 सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो फाइनल फॉर्मूला m L T और A के रूप में आएगा। इकट्ठा कीजिए, देखो m के कोई और पद भी हैं क्या, इसमें नहीं है। पावर कितनी, 1, L1 L2 इतना ही है, तो यहाँ पर कितना आ गया, L की पावर 3, T की पावर -2, T की पावर -1, तो कितने हो गया, -3। क्लियर। और A की पावर कितनी है, -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, m1 L³ T-3 A-1 विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो ये तो हो गया हमारे पास विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट, विद्युत फ्लक्स की मात्रक, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम इसकी विभिन्न कंडीशन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि 3 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, देखते हैं अब आगे। तो अब ज्ञात कर लेते हैं हम 3 विभिन्न स्थितियां, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एंगल बनेगा तो वहां पर विभिन्न परिस्थितियों का हम निर्माण कर सकते हैं, और हम यहां पर स्थितियां लेते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180। नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें कि नंबर फर्स्ट हमारे पास जो इसके अनुसार पोजीशन बन रही है, यहाँ पर जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों, यानी जैसे ये हथेली है, ये वाला पृष्ठ है, तो इस हथेली से ई वेक्टर इधर की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही है। तो इस पृष्ठ के लिए ds वेक्टर भी इस तरफ होगा। ds वेक्टर का मतलब है कि यहाँ पर किसी अल्पांश अवयव को ले रखा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके ई वेक्टर के अनुदिश ही है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आप वहाँ पर समाकलन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि ई वेक्टर और ds वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। इस स्थिति में ई वेक्टर और ds वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। जब हम इसके टोटल की बात करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल इसका हम s ले सकते हैं, तो टोटल एरिया वेक्टर कितना होगा, s वेक्टर। आप चाहो तो यहाँ पर a वेक्टर भी यूज कर सकते हो और da वेक्टर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर व ds वेक्टर परस्पर समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये। तब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा कि d फाई ई बराबर होता है e ds cos थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसलिए d फाई ई बराबर हो जाएगा e ds, और ये मान कैसा आएगा, इसका मैक्सिमम मान। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, डी फाई ई। यदि संपूर्ण की बात करेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। फाई ई बराबर समाकलन ई और ds।
यदि ये बंद पृष्ठ है तो हमारे पास यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हम, बंद का सिंबल। तो यहाँ से आप देखिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर जा रही है और सामने आपने कोई पृष्ठ रख रखा है, कोई ज़रूरी नहीं पृष्ठ इसी डिजाइन का हो, कोई सी भी डिजाइन का हो सकता है, घन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, गोला हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, किसी भी प्रकार का सरफेस हो सकता है। यदि वो सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है तो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो उसके अनुदिश होगा, यानी एरिया वेक्टर ई वेक्टर के अनुदिश होगा। तो उस स्थिति में फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम, जो आपको यहाँ से दिख भी रहा है। दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ पर हमारे पास इस पृष्ठ से हम बात कर रहे हैं तो इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स जो है वो निकल रहा है, यानी जब पॉजिटिव मान हमारे पास में आएगा तो यहाँ से हमारे को क्या क्या स्थितियाँ मिल रही है कि एक तो हमारे को विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसा मिल रहा है, धनात्मक। जब भी विद्युत फ्लक्स धनात्मक हो तो इसका मतलब है कि वो उस पृष्ठ से निकल रहा है, यानी निर्गत फ्लक्स है। और यदि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर समांतर हैं तो वहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। ये हमारे पास तीन कंडीशन आ जाएंगी जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और थीटा जो एंगल बन रहा है वो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में बन रहा है, यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच में बन रहा है। यदि यहाँ पर क्षेत्रफल शब्द होता तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल जो है वो इसके लंबवत है, यानी क्षेत्रफल इस प्रकार से, ये हथेली वाला ये एरिया है तो एरिया इस प्रकार से आपके पास, जबकि डी एस वेक्टर जो है ना वो इस प्रकार से, या एस वेक्टर इस तरफ है। तो ये हो गई इसकी पहली कंडीशन, जिसके अनुसार अब किसी भी पृष्ठ को यदि विद्युत क्षेत्र की लंबवत रखा जाता है तब वहाँ से निर्गत फ्लक्स का मान कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड कंडीशन के अनुसार हमारे पास विद्युत क्षेत्र तो आपके इसी प्रकार से गुजर रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर, लेकिन अब जो पृष्ठ हमने ले रखा है या जो सरफेस हमने लिया है उस सरफेस को हमने इस प्रकार से रख दिया है, यानी ये हथेली वाला जो भाग है वो इस प्रकार से। तो अब आप ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से जाएगी तो क्या इस सरफेस में से होती भी जा रही है क्या, ये नहीं, वो सरफेस के ऊपर से गुजरेगी या इसके नीचे से गुजर जाएगी, इधर से गुजरेगी, लेकिन इसके अंदर से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस समय इसका जो सरफेस है वो सरफेस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, सरफेस या एरिया, लेकिन एरिया वेक्टर वो किधर की ओर है, ऊपर की ओर, या किधर होगा वो, नीचे की ओर। हम इस हथेली को ले रहे हैं, इसका मतलब ये आपके बाहर वाला काम में ले रहे हैं हम। यहाँ पर डी एस वेक्टर जो है वो ऊपर की ओर और ई वेक्टर इस तरफ, तो डी एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, आपको ये सारे नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है उनका, बाकी कंप्लीट काम अब आपको वीडियो खत्म होने के बाद मिल जाएगा, इसलिए आप समझ लीजिए, उतारने की कोई आवश्यकता है नहीं, एक साथ नोट कर लेना आप। सेकंड कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो जब आपके थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर व डी एस वेक्टर परस्पर कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, लंबवत हैं। तो जब ये लंबवत होंगे तो देखो डी फाई क्या होगा, डी फाई ई बराबर, सिर्फ एक अल्पांश की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई डी एस cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है, तो डी फाई ई जो होगा वो कितना होगा, 0, यानी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। थर्ड कंडीशन देखिए, अब आपके जो पृष्ठ है वो पृष्ठ जो है वो इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से है, क्योंकि हम जो है वो हथेली वाले भाग को ले रहे हैं एक तरह से समझने के लिए। तो अब आपके ए वेक्टर या एस वेक्टर या डी एस वेक्टर, अल्पांश के लिए डी एस, तो डी एस वेक्टर मेरी तरफ, जबकि ई वेक्टर किधर था, इस तरफ। तो अब आप ये देखिए कि ई वेक्टर जो है वो हथेली वाले भाग में प्रवेश कर रहा है या इससे बाहर निकल रहा है। क्षेत्रफल सदिश इस तरफ और ई वेक्टर इस तरफ, तो दोनों एक ही तरफ या विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और विपरीत के लिए हम क्या यूज करते हैं, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, और यदि 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर व डी एस वेक्टर परस्पर एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर हैं। तब इस कंडीशन के लिए डी फाई यदि मैं निकालूं तो डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1।
तो डी फाई ई बराबर माइनस ई डी एस। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान कैसा मिल रहा है अपने को? नेगेटिव। यानी यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और पृष्ठ से बाहर निकल रहा है या उसमें एंट्री कर रहे हैं? यहाँ पर पता है कि यहाँ से फ्लक्स जो है वो इसमें एंट्री कर रहा है, यानी फ्लक्स कैसा होगा? प्रवेशित होगा। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन कंप्लीट हो जाती हैं, जिसके अनुसार फर्स्ट था कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर समांतर हैं, यानी पृष्ठ जो है वो पृष्ठ लंबवत है ई के, पृष्ठ जो है वो अनुदिश है ई के, पृष्ठ जो है वो ई के क्या है? लंबवत है। लेकिन डी एस वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश ई वेक्टर के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर विपरीत वाली कंडीशन में एंट्री होगी और यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाले में फ्लक्स क्या होगा? निर्गत होगा। तो ये था हमारे पास विद्युत फ्लक्स से संबंधित टोटल कंप्लीट काम। इसके ऊपर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल भाग लिया है, जो कि पूरा विस्तार से लिया है, पूरी गहराई से सबको समझने का प्रयास किया है, ताकि इसका बेसिक आपका कंप्लीट हो सके, जिससे कि अब आपके आने वाला टॉपिक गाउस का नियम जो है वो बिल्कुल आसान हो सके, क्योंकि वहाँ पर गाउस का जो नियम होगा वो विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने एक तरह से क्या समझा? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया क्या होता है। एरिया जो होता है वो किसी पृष्ठ के द्वारा किसी सतह पर घेरा गया स्थान होता है, और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है, और उसकी डायरेक्शन होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, जो कि उसके दोनों तरफ हो सकती है, और हम परिस्थिति के अनुसार आउटपुट वाली डायरेक्शन को यूज करते हैं। अलग अलग डायग्रामों के अलग अलग सरफेस के लिए हमारे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग प्राप्त होती है। यदि आप संपूर्ण पृष्ठ को यूज करते हैं तो वहाँ पर ए भी यूज कर सकते हैं और एस भी यूज कर सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र आपकी असमरूप हो तो हम पूरे सरफेस को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एलिमेंटों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारे पास डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर अथवा डेल्टा एस वेक्टर या डेल्टा ए वेक्टर आप यूज कर सकते हो, और वहाँ पर फिर टोटल समाकलन करके या सिग्मा करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कारण था कि हम अल्पांश ले रहे हैं, क्या कारण था कि डीएस ले रहे हैं, कहाँ पर हमें टोटल ज्ञात करना है, इन सभी का अध्ययन किया आज की क्लास में। और फिर वहाँ से हमने ये कैलकुलेशन निकाला कि यदि उसी सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल से उसको रखा जाता है, तो उन सरफेस से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी अलग अलग होगी, और उन्हीं गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते थे? विद्युत फ्लक्स। और उसी का मान ज्ञात किया हमने आज के टॉपिक में। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। तो नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे आवेश का सतत वितरण, जो कि 3 प्रकार का होगा, और फिर उसके बाद में देखेंगे गाउस का नियम, और चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट होगा उसके बाद। तो जितना मैटर आज आपको दिया गया आप उसका रिवीजन कीजिए, और क्लास पूरी जरूर देखना। पूरी क्लास देखने के बाद भी यदि आपको लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप इसको अनलाइक कर सकते हैं, और यदि परफेक्ट आपकी समझ में आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके और आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो सके। तो अब आपको आज की क्लास का टोटल जो मटेरियल था उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे आवेश का सतत वितरण। तब तक के लिए धन्यवाद।